विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है ज़िंदगी सँवारने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 9 जनवरी 2019 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं, जिसका मैंने संग्रह किया है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, तो अनअकैडमी की डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सुनील पचार नाम लिखकर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें। और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स हैं वो सवेरे होते ही आपको प्रोवाइड हो सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें ताकि सभी को इसका अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। तो देखिए बिना वक्त को फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीबीआई प्रमुख के रूप में किसे बहाल किया गया है? तो सीबीआई प्रमुख के रूप में किसको बहाल किया गया है? आलोक वर्मा को बहाल किया गया है। देखिए आलोक वर्मा है, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई का प्रमुख के रूप में बहाल किया है। इससे पूर्व आलोक वर्मा और जो इनके सहायक हैं राकेश अस्थाना, इन दोनों को अक्टूबर 2018 में सीबीआई के शीर्ष 2 अधिकारियों के बीच में लड़ाई के चलते इनको छुट्टी के ऊपर भेज दिया था। सीबीआई के जो निदेशक के रूप में जो आलोक वर्मा है उसको 2 वर्ष का कार्यकाल इनका 31 जनवरी 2019 को समाप्त हो रहा है। जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक हैं एम नागेश्वर राव, ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक है एम नागेश्वर राव। 1986 बैच के ओडिशा कैडर के ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इनको जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख का प्रभार इनको दिया गया है। देखिए यह जो फैसला लिया गया है वो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने यह फैसला है वो सुनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसका नेतृत्व कौन करता है? निदेशक करता है। एजेंसी को कई आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार के मामले और अन्य जो दर्जे के मामले होते हैं उनकी जांच करने के लिए सीबीआई को जाना जाता है। तो आलोक वर्मा है, उनको इसका जो प्रमुख है उसके रूप में बहाल किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एसबीआई का जो महानिदेशक है वो राजेश चंद्र को नियुक्त किया गया है। राजेश चंद्र को कार्मिक मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, उसके अनुसार जो राजेश चंद्र हैं, देखिए ये जो राजेश चंद्र हैं वो 1985 बैच के बिहार कैडर के ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इसको 31 दिसंबर 2021 तक के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह नागरिक उड्डयन जो सुरक्षा ब्यूरो है उसके बांग्लादेश के निदेशक के रूप में भी ये कार्यरत रह चुके हैं। 80,000 सैनिकों की लगभग एक टुकड़ी है एसएसबी, जो नेपाल और बांग्लादेश से लगी जो सीमा है उसकी रक्षा करती है। वर्ष 2001 से पहले जो अन्य सैन्य बल हैं उसकी सेवा के लिए एसएसबी के नाम से इसको जाना जाता था। एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है जिसे अंग्रेजी में आर्म्ड सिक्योर्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो मतलब है भारत में केंद्रीय सशस्त्र जो बल हैं उसमें से एसएसबी को जाना जाता है। वर्तमान में भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर कौन सी है? एसएसबी ये आती है। तो राजेश चंद्र हैं, इसको इनका महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आईएमएफ ने पहली महिला प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता गोपीनाथ है आईएमएफ की पहली महिला अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत में जन्मी ये गीता गोपीनाथ हैं, 47 वर्ष की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो आईएमएफ है उसमें प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में 11वीं प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इनको शामिल किया गया है। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका शीर्ष पद संभालने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। तो ये भी ध्यान रखना, गीता गोपीनाथ हैं वो आईएमएफ का शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखिए गोपीनाथ ने आईएमएफ के एक जो अनुसंधान विभाग है उसके आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में मॉरिस ऑब्स्टेफल्ड की जगह ली है, जो कि 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो चुके हैं। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की जॉन जवान स्टाफ प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। तो गीता गोपीनाथ है, उनको इसको नियुक्त किया गया है आईएमएफ की पहली महिला प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ खोला जाएगा? पश्चिमी एशिया का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वो कहाँ पर खोला जाएगा? काहिरा के अंतर्गत खोला जाएगा। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह
अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, उन्होंने अपनी नई प्रशासनिक राजधानी जो काहिरा है, वहाँ पर 45 किलोमीटर पूर्व के अंतर्गत है ये मिस्र में, वहाँ पर अपनी पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर है वो खोलने का फैसला किया है। जो राष्ट्रपति अल सीसी है, उन्होंने काप्टिक क्रिसमस की पूर्व संध्या के ऊपर नवनिर्मित जो कैथेड्रल ऑफ नेटिविटी और मस्जिद का उद्घाटन भी किया है। 25 दिसंबर के विपरीत कास्टिक ईसाई कॉप्टिक कैलेंडर के आधार के ऊपर 7 जनवरी को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। तो देखिए, जो मिस्र की नई राजधानी है, मार्च 2015 में इसको घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य न केवल आंशिक रूप से काहिरा में आबादी को कम करना है, बल्कि यह सरकारी जो मंत्रालय हैं और एक हवाई अड्डे का स्थान भी होगा। तो काहिरा के अंतर्गत ये सबसे बड़ा गिरजाघर है पश्चिमी एशिया का, वो खोला गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रायसीना संवाद का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो रायसीना जो संवाद है उसका चौथा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत शुरू हुआ है। रायसीना संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ है। सुश्री इर्ना सोलबर्ग जो कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत की विदेश सचिव जो सुषमा स्वराज हैं, उसकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है। इस वर्ष जो रायसीना संवाद हुआ है उसके विषय की बात करें तो इसका विषय है ए वर्ल्ड रिकॉर्डर न्यू जियोमेट्रिक्स फ्लूइड पार्टनरशिप अनसर्टेन आउटकम्स, इसका विषय रहा है। देखिए, ये जो संवाद है, ये संवाद है 93 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों को एक मंच के ऊपर लाने का कार्य करता है, जिसमें प्रभावशाली नेता भी आते हैं, जो रणनीतिक विचारक होते हैं, नीति व्यवसायिक, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो नई दिल्ली में इसका संस्करण है, चौथा संस्करण वो शुरू हुआ है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नवोदय विद्यालय में कितनी नई सीटें जोड़ने को मंजूरी मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी मतलब अच्छी बात भी है। नवोदय विद्यालय के अंतर्गत 5000 नई अतिरिक्त जो सीटें हैं 2019-20 का जो सेशन है उसके अंतर्गत ये जोड़ने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नवोदय जवाहर नवोदय जो विद्यालय है उसमें 5000 नई सीटें जोड़ने का फैसला किया है। ये 5000 नई सीटें जोड़ने के बाद में टोटल सीट हो जाएंगी 46,600 सीटें। नवोदय जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसमें 46,600 सीटें हो जाएंगी। लगभग निःशुल्क और आवासीय विद्यालय में जो जेएनवी है ये उसका एक अद्वितीय विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए अवसर प्रदान करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। इनको मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ता, यहाँ पर पूरे साल भर की 600 रुपये की फीस है वो इसके अंतर्गत लगती है, जो कि कुछ भी मायने नहीं रखती है। इतना तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी खर्च हो जाता है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय एक अच्छी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। देखिए, नवोदय देश की एकमात्र ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो छात्र मतलब प्रवेश लेते हैं 6ठी क्लास के अंतर्गत, उनको प्रवेश लेने के लिए भी वहां पर एग्जाम प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम वो देनी पड़ती है। नवोदय विद्यालय जो प्रणाली है वो भारत में और जो अन्य जगह हैं वहाँ पर स्कूली शिक्षा का एक ऐसा अद्वितीय इतिहास है, और हजारों जो वंचित बच्चे हैं उसके लिए गरीबी से बाहर निकल कर और जो मतलब जिनमें टैलेंट है उसको उभर कर सबके सामने लाने का एक प्रयास करती है जो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो। तो 5000 नई सीटें हैं वो बढ़ने का फैसला प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रयागराज से कटरा के लिए सीधी बस सेवा के लिए हरी झंडी किसने दिखाई है? तो किसने दिखाई है? उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दिखाई है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने प्रयागराज से लेकर कटरा के लिए जो बस सेवा है, सीधी बस सेवा, उसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। यह सेवा उस समय शुरू हुई है जब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने जम्मू कश्मीर में अपने समकक्ष के साथ में एक अंतर्राज्यीय बस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, ये ऐसी बसों का किराया है वो इसमें 1333 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। प्रयागराज और कटरा के बीच में लगभग 1387 किलोमीटर की दूरी लगभग 24 घंटे में तय की जाएगी। तो देखिए, इतना किराया है, इतना किलोमीटर है, और 24 घंटे में ये दूरी है वो तय की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सीधी जो बस है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के युवा विकास एवं खेल मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? बालकृष्णन रेड्डी हैं। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री बालकृष्णन रेड्डी ने एक विशेष अदालत के द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार उनका जो पोर्टफोलियो है स्कूली शिक्षा मंत्री जो ए
के संगोटायन है उसके द्वारा दिया गया है। इससे पहले श्री रेड्डी हैं, उनको चेन्नई की एक विशेष अदालत के द्वारा एक पथराव मामले में भी इनको दोषी ठहराया गया था। तो ये आप ध्यान में रखना। ये जो मामला है वो 1998 में एक अवैध शराब के खिलाफ कृष्णागिरी जिला है उसके होसूर में एक प्रदर्शन हुआ था, उससे संबंधित है, जिसमें परिवहन निगम में जो बसें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो बालकृष्ण रेड्डी हैं तमिलनाडु के युवा विकास और खेल मंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एएआई ने पूरे देश में कितने हवाई अड्डों पर एक बार प्रयोग होने वाली जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 129 हवाई अड्डों के ऊपर यह प्रतिबंध है वो लगाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि जो एएआई है उसने पूरे प्रदेश भर में 129 हवाई अड्डों पर एक बार उपयोग होने वाली जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक की जो वस्तुएं में जैसे आपकी स्ट्रॉ भी शामिल होती है, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक जो प्लेट होती हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद उनके द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर 16 हवाई अड्डों को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। तो 129 हवाई अड्डों के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो 10% आरक्षण को यह मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उसमें सीधी भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। आरक्षण का लाभ उन लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और उनके पास में 5 एकड़ तक की भूमि कृषि भूमि है और वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उनके द्वारा ये लाभ है इसका वो उठाया जा सकता है। सरकार संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाएगी क्योंकि आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण के ऊपर चला जाएगा, तो इसमें एक संशोधन विधेयक है वो लाएगी। इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। तो ये अनुच्छेद है वो भी आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो देखिए 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है यानी कि CS उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार कृषि एवं जो विनिर्माण क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार के कारण वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2%, तो यानी कि पहली 6.7% थी, अब 2% बढ़ने की उम्मीद है, यानी 7.2% रहने की उम्मीद है। मौजूदा जो कीमत है उसमें जीडीपी है वो 3% बढ़कर 188.41 लाख करोड़ रुपए हो गई है। आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने ये कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वो बनी हुई है। तो 7.2 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने महिला एवं स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है? तो नवीन पटनायक के द्वारा ये घोषणा की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। ये जो राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जो नवीन पटनायक हैं महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के तहत 6 लाख रुपए को ये जो योजना है उसके तहत 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता है वो भी प्रदान करेगा। उन्होंने 3 लाख नए सहायता समूहों के प्रति समूह है 15,000 रुपए की प्रारंभिक जो धनराशि है वो वितरित करने की योजना शुरू कर रहा है। मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 500 रुपए प्रति माह और सहायकों के लिए 200 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि है उसकी घोषणा की है। तो नवीन पटनायक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आपकी 9 जनवरी 2019 से रिलेटेड। अब बात करते हैं, आपको मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कौन है, तो इसका आंसर आपको बताना था। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, धर्मेंद्र प्रधान क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसने इसका आंसर राइट भी दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी आंसर देना है उसको डिटेल से एक्सप्लेन करके लिखना है, यानी इसका आंसर है ये सही होगा तो क्यों सही होगा, इसके पीछे कारण क्या है, इस तरीके से आपको बताना था। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान है वो क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की इन्होंने शुरुआत की है हाल ही में, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। स्वच्छता
उत्पादों तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार होने और उनके राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसर है वो प्रदान करने के उद्देश्य से ये पहल है वो शुरू की थी। ये जो केंद्रीय योजना है वो ओडिशा सरकार की खुशी योजना की प्रत्युत्तर होगी, जिसमें राज्य के सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें हैं वहाँ महिला छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन है वो भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। धर्मेंद्र प्रधान है वो वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। अब देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए लंबे समय से चली आ रही जो वीज़ा प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया है। तो इसका ये आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से देश क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।